सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं प्रभात चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कहानी डर। उसके चेहरे पर पसीना आ गया था। न जाने किस वजह से चौंक जाने से उसकी नींद उचट गई थी। लालटेन को तेज कर वह बैठ गया। सन्नाटा इतना भयानक था कि हड्डियों को छेद कर शरीर में घुसा जा रहा था। इस महानगर में कोई रात इतनी भयावह नहीं निकली थी जितनी यह रात। थोड़ी थोड़ी देर में ही उसकी नींद उचट जाती थी। वह फिर से सोने की कोशिश करता था, पर नींद आते ही फिर कुछ हो जाता था। खिड़की से बाहर बिजली के खंभे से उत्पन्न प्रकाश की एक क्षीण रेखा कमरे में तैर गई थी। उसे लगा फर्श पर कोई लाश कफन ओढ़े लेटी हुई थी। हवा से बल्ब रह रह कर हिल उठता था और वह छाया भी कांपने लगती थी। बल्ब के बिजली के तारों से टकराने से एक धीमी आवाज होती थी, किंतु शायद इस कष्टदायक शांति के कारण दूर तक गूंज जाती थी। वह शायद इसी आवाज से चौंक कर जाग गया था। पिछले 4 दिनों में उसने जो कुछ देखा था उससे वह इतना डर गया था कि जरा सी बात उसे भीतर तक हिला जाती थी। दूर से रीढ़ में सिहरन उत्पन्न कर देने वाली आवाजें सुनाई देने लगी। शायद वहां कहीं आग भी लगा दी गई थी, क्योंकि आकाश में लपटों की छायाएं दिख पड़ती थी। शायद कीर्ति नगर को लूटा जा रहा है, वह बुदबुदाया। डर उस पर फिर से हावी होने लगा। सहमते हुए वह उठा और पांवों से बिल्कुल आवाज न होने देते हुए वह खिड़की के पास तक पहुंच गया। उसे अपने पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि खिड़की खोलकर सोने की आदत क्यों डाल ली। खिड़की बंद करने से एक चीख सी आवाज हो ही गई थी। वह वहीं खड़ा अपने को संयत करने लगा। उसकी टांगें कांप रही थी। उसने महसूस किया कि उसके चेहरे पर पसीना बह रहा है, जैसे कई सांप रेंग रहे हों। बाह से मुंह का पसीना पहुंचकर वह चारपाई पर आ लेटा था। उसे तेज प्यास लगाई थी, किंतु वह तभी उठा जब जीभ पर कांटे से खड़े होने लगे। रोशनी किए बिना वह उठा और पानी पीकर झटपट वापस लेट गया था। 4 दिन पहले जो सांप्रदायिक आग मुख्य बाजार में भीड़ के बीच होते हुए अनेक बम विस्फोटों के बाद सुलग गई थी, अब ऐसे सुप्त ज्वालामुखी की तरह शांत हो गई थी जो रह रह कर भड़क उठता हो। आतंकवादी अपने उद्देश्य में सफल रहे थे। शहर में दंगा हो गया था। आने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर कुछ कफन खसोट राजनीतिज्ञ जो जलती चिताओं पर सत्ता की रोटियां सेकना चाहते हैं, वे अपने अपने तरीके से इस आग को हवा देने लगे थे। दौड़ता भागता महानगर जलते मकानों और खंडहरों में बदल गया था। सन्नाटे के बीच कभी कभी सिर्फ सैनिकों के बूटों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। वह धीरे धीरे संयत होने लगा। बीड़ी के कश लेते लेते सोचने लगा कि वह इतना बुरी तरह डर क्यों गया था। क्या केवल मृत्यु का भय इतना दयनीय बना देता है? पिछले 4 दिनों में उसके साथ जो बीता, शायद वही इस भय का मूल कारण हो। बीड़ी बुझ गई थी। उसे फेंक कर वह फिर पानी पीने उठा। अब उसे नाभि पर दबाव महसूस होने लगा था। बाहर जाने की हिम्मत वह जुटा नहीं पा रहा था। पिछले 2 दिनों से वह कमरे से बाहर ही नहीं निकला था। परसों सुबह जब कर्फ्यू हटा तब वह अपने भाई से मिलने गया था, जो अपनी नौकरी के कारण शहर के दूसरे छोर पर रहता था। रास्ते में टूटे और जले हुए मकान और सेना की टुकड़ियां ही ऐसी बात थी जो एकदम नई थी। शहर के मुख्य रास्तों पर जहां अब भी पहले की तरह हलचल थी, हालांकि पहले के विपरीत सब आदमी एकदम शांत और भावहीन चेहरे लिए गुजर रहे थे। तभी भीड़ के बीच अचानक एक आदमी ने दूसरे को छुरा मार दिया था और वहां भगदड़ मच गई थी। सेना के जवानों ने हवा में एक साथ गोलियों की बौछार छोड़ी थी। बहुत सारे कुत्ते अचानक एक साथ रोने लगे थे। वह बहुत दूर तक बिना रुके भागता चला गया था। कुछ दौड़ने पर सांस फूल गई थी और शांत इलाका देखकर वह रुक गया था और आसपास चौकन्नी नजर डालता हुआ तेजी से चलने लगा था। थोड़ी दूर पर एक 12-13 वर्ष के बच्चे की लाश उसके पांव से टकरा गई थी, जिसका सिर फटा हुआ था। शायद उसे मकान की छत से फेंक दिया गया था। वह सिहर उठा। वह अपने भाई के घर पहुंचा। तब तक इतने विभत्स दृश्य देख चुका था कि यकायक समझ ही नहीं पाया कि वहां क्या हो गया है। पूरा मोहल्ला वीरान सा भाएं भाएं कर रहा था। घर का दरवाजा खुला पड़ा था। भाई की लाश तख्त के पास जमीन पर पड़ी हुई थी। उनके हृदय में किसी तेज हथियार से छेद कर दिया गया था। भाभी वहां नहीं थी। शायद गुंडे उन्हें अपने साथ ले गए थे। अंदर कमरे में 2-3 वर्ष की मुनिया 2 खंडों में विभक्त पड़ी थी।
सारे कमरे में खून बिखरा हुआ था। उसके मुंह से रुलाई भी नहीं फूटी। वह निशब्द खड़ा कभी भाई और कभी भतीजी की लाश की ओर देखता ही रह गया। उसका शरीर थर थर कांप रहा था। यह सब अचानक असह्य हो उठा था और वह एकदम भाग खड़ा हुआ था। बिना लाशों के अंतिम संस्कार की बात सोचे वह भागता चला गया था। अपने मोहल्ले में पहुंचा तो सन्नाटा था। पड़ोसी ने अपनी खिड़की से उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा तो वह अंदर ही अंदर कांप उठा था। एक बार सोचा भी कि कहीं और चला जाए, पर कुछ समझ ही नहीं आया कि कहाँ जाए। तब से अब तक वह कमरे के बाहर ही नहीं निकला। नाभि पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। उसने धीमे से दरवाजा खोला। गली में वही ठंडा, हृदय में छेद कर देने वाला सन्नाटा है। सब दरवाजे बंद हैं। कहीं से रोशनी की एक लकीर भी तो नहीं आ रही। स्वयं को बार बार हिम्मत बंधाते हुए वह बाहर निकला। वह इतना भयभीत है कि बैठकर पेशाब नहीं कर पाता। उसे महसूस होता है कि उसकी टांगें कांप रही हैं, क्योंकि उसकी टांगें धीरे धीरे गीली होती जा रही हैं। दूर से ढोल बजने की आवाज़ नज़दीक आने लगी है। वह जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ता है। बगल वाले करीम मियाँ के खांसने की आवाज़ आती है। बलगम का एक बड़ा सा कतरा टप से गली में गिरता है। वह चौंक जाता है। वह लगभग दौड़ता सा ही घर में घुसा है। ढोल बजने की आवाज़ बिल्कुल पास आ गई है। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर स्पष्ट सुनाई दे रहा है। उसकी घिग्गी बन जाती है। अब ये लोग मुझे मार ही डालेंगे। उसके गले में कुछ फंस सा गया है। लगता है भीड़ अब गली में आ गई है। वह सहमा सा दरवाजे के पास ही खड़ा है। अब क्या करूं? हे भगवान, बार बार उसके मुंह से यही निकल रहा है। वे लोग अब शायद करीम मियाँ के घर के बाहर खड़े हैं। करीम मियाँ की खरखराती हुई आवाज़ आती है। क्या है? क्या चाहिए? यहाँ पर काफिरों के घरों में कोई है? भीड़ में से कोई पूछता है। वह कांपने लगता है। अगले ही क्षण ये लोग मेरे कमरे की ओर टूट पड़ेंगे। उसको लगता है कि उसकी चीखें ना निकल जाएं। तभी करीम मियाँ की आवाज़ सुनाई पड़ती है। नहीं, यहाँ कोई हिंदू नहीं है। सब लोग कहीं चले गए। उनके बेटे ने बीच में कुछ बोलने की कोशिश की है, पर उन्होंने उसे डपट दिया। भीड़ दूर जा रही है। बड़ी देर से अस्वाभाविक चल रही सांस एक निश्वास के रूप में निकल जाती है। तभी किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। वह डरते डरते दरवाज़ा खोलता है। करीम मियाँ अपने छोटे लड़के सलीम के साथ आए हैं। बेटा बनवारी, तुम बिल्कुल ना घबराओ। सलीम रात भर तुम्हारी हिफाजत के लिए यहीं रहेगा। वह कुछ कहने की कोशिश करता है, पर वे उसे गले लगाते हुए कहते हैं, तुम्हारे वालिद मेरे बचपन के दोस्त थे। हम लोग साथ ही गांव से यहाँ फैक्ट्री में काम करने के लिए आए थे। एक ज़माने में हम ईद और दिवाली साथ मनाया करते थे। आज मालिक के बंदों को न जाने क्या हो गया है। तुम्हारे वालिद के मुझ पर कई एहसान थे, उनमें से शायद एक आज उतर गया। वे खांसते हुए चले जा रहे हैं। बनवारी सलीम की ओर देखता है। यहाँ एक मित्रतापूर्ण मुस्कुराहट है। वह भावावेश में सलीम को अपने से चिपटा लेता है और उसके आंसू टपक जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।